इवेल्यूएशंस ऑफ वेदर द एक्सपेक्टेशंस इज़ सफिशिएंटली प्रिसाइज। इवेल्यूएट करना है कि जो एक्सपेक्टेशन है क्या वो सफिशिएंटली प्रिसाइज है। मैटर्स जो कि रिलेवेंट होता है ऑडिटर्स के लिए, इवेल्यूएशन करना है वेदर जो एक्सपेक्टेशन है क्या वो डेवलप की गई है, सफिशिएंटली प्रिसाइज है, वो आइडेंटिफाइड करने के लिए मिस स्टेटमेंट्स को जब एग्रीगेट किया जाता है विद द अदर मिस स्टेटमेंट्स, ये कॉज करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी मटीरियली मिस स्टेटेड, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या वो मटीरियली मिस स्टेटेड है, वैसा वो फाइंड आउट कर पाता है। इंक्लूड इसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है कि accuracy with which the expected results of the substantive analytical procedures can be predicted, कितना accurate result है एक्सपेक्टेड रिजल्ट है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स का जो कि प्रिडिक्ट किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे ऑडिटर क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है ग्रेटर कंसिस्टेंसी, कि ज़्यादा कंसिस्टेंसी होगी जब वो कंपेयर कर रहा है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स को, मतलब जीपी जब वो देख रहा है तो उसको लग रहा है कि जीपी के अंदर ज़्यादा कंसिस्टेंसी होगी, मतलब प्रीवियस ईयर में 15% जीपी है तो इस साल भी 16% या 15% ही होगा या 14% ही होगा, वो उससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब ज़्यादा नहीं हो सकता बहुत ही, और कम नहीं हो सकता बहुत ज़्यादा। फ्रॉम वन पीरियड टू दी अनदर देन कंपेयरिंग द डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस, और डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस भी देखेगा लाइक कौन से हैं, रिसर्च या तो एडवर्टाइजमेंट, कि जो रिसर्च या तो एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर भी डिस्क्रिशनरी नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ या बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए। जो डिग्री होता है टू विच द इंफॉर्मेशन कैन बी डिसएग्रीड, एग्जाम्पल के तौर पे सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है जब वो अप्लाइड किया जाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल सेक्शंस के ऊपर ऑफ द ऑपरेशंस, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स के ऊपर जो कि डाइवर्सिफाइड एंटिटीज़ के लिए है, जो कि डाइवर्सिफाइड एंटिटीज़ के कंपोनेंट्स है उसके ऊपर। देन मतलब कि रेदर देन अगर इसको अप्लाइड किया जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी एज ए होल के ऊपर, अगर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी पूरे के ऊपर अगर ये लगाया जाएगा सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा रेदर देन अगर अप्लाइड किया जाता है इसको इंडिविजुअल सेक्शंस ऑफ एन ऑपरेशंस के ऊपर, जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इंडिविजुअल सेक्शंस होता है वो उसके ऑपरेशंस के ऊपर, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स जो होता है डाइवर्सिफाइड एंटिटीज़ के ऊपर उसके ऊपर लगाया जाएगा तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, एग्जाम्पल के तौर पर ऑडिटर कंसिडर करता है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर बजट्स हो गया, फोरकास्ट हो गया, एंड जो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर नंबर्स ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस या तो सोल्ड हो गया, ये अवेलेबल की जाएगी डिज़ाइन करने के लिए सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। इसके अलावा अगर ये अवेलेबल है तो ऑडिटर ये भी देखता है कि ये कितनी रिलायबल है इंफॉर्मेशंस। अमाउंट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज़ एक्सेप्टेबल, यानी ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर एक्सेप्ट कर लेता है ऐसी अमाउंट को जहाँ पर डिफरेंस है रिकॉर्डेड अमाउंट एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ के अंदर, तो वो ये एक्सेप्ट कर लेता है। देखते हैं ऑडिटर डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ द डिफरेंस एक्सपेक्टेशन से जो कि एक्सेप्टेबल होती है विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशंस, मतलब ऑडिटर एक्सेप्ट कर लेता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस नहीं करता है। ये इसके अंदर क्या वो देखता है, मटीरियलिटी को ध्यान में रखता है, एंड जो कंसिस्टेंसी होती है डिज़ायर लेवल की ऑफ द एश्योरेंस उसको ध्यान में रखते हुए वो इस अमाउंट को, इस डिफरेंस को एक्सेप्ट कर लेता है। टेकन अकाउंट्स ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स, और पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स को भी ध्यान में रखता है, इंडिविजुअल पे या तो एग्रीगेटेड के बेसिस पे होगी विद द अदर मिस स्टेटमेंट्स, जो कि कॉज करेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कितना मटीरियली मिस स्टेटेड है। ऐसे 330 के हिसाब से ऑडिटर ऑब्टेन करता है ज़्यादा परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। हायर ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द रिस्क, जहाँ पर हायर ऑडिटर असेसमेंट ऑफ द रिस्क होता है अकॉर्डिंगली जो असेस रिस्क इंक्रीज किया जाए, अगर ऑडिटर जो है वो असेस रिस्क को इंक्रीज़ कर देता है तो जो अमाउंट ऑफ द डिफरेंस जो कंसिडर किया जाता है एक्सेप्टेबल विदाउट इन्वेस्टिगेशंस, मतलब ये जो भी डिफरेंस है जो ऑडिटर एक्सेप्ट कर रहा है विदाउट इन्वेस्टिगेशंस वो डिक्रीज़ हो जाएगा अगर वो असेस रिस्क को इंक्रीज़ कर देता है तो, इन ऑर्डर टू अचीव करने के लिए डिज़ायर लेवल ऑफ द परसुएसिव एविडेंस। इन्वेस्टिगेटिंग द रिजल्ट ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर्स, अगर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म की जाती है इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 520 यानी सैम्पलिंग लगा के, तो आइडेंटिफाइड किया जाता है कि फ्लक्चुएशन इसमें कितना रिलेशनशिप देखा जाता है कि इनकन्सिस्टेंसीज तो नहीं है ना विद द अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन से, तो डिफरेंस भी देखा जाता है फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यूज, सिग्निफिकेंट अमाउंट्स को भी देखा जाता है।
इट्स डिफरेंस के अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ के डिफरेंस के अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट्स को भी देखा जाता है। सिग्निफिकेंट अमाउंट्स के ज़रिए ही इसको डिफरेंस को देखा जाता है। ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करता है इसको डिफरेंस को कैसे, बाय इंक्वायरी, वो मैनेजमेंट से इंक्वायर करता है एंड ऑब्टेन करता है अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो कि रिलेवेंट होता है टू द मैनेजमेंट रिस्पॉन्स। जो अपने मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्स किया गया है उसको भी वो क्या करता है, उसको भी वो ऑडिट एविडेंस के तौर पे लेता है। ऑडिट एविडेंस जो होता है वो रिलेवेंट होता है टू द मैनेजमेंट, जब टू द मैनेजमेंट रिस्पॉन्स जो ऑब्टेन करके देगा, जिससे ऑब्टेन किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा दोस रेस्पॉन्स को, टेकन इनटू अकाउंट्स द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द एंटिटीज़ एंड उसका एनवायरनमेंट। यानी जो ऑडिट एविडेंस है वो कैसे निकालेगा, कैसे ऑब्टेन करेगा, मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स को इवेल्युएट करके ऑडिटर ऑडिट एविडेंस निकालेगा। लेकिन इसके लिए उसको क्या ज़रूरी होता है कि ऑडिटर को अंडरस्टैंड होना चाहिए एंटिटीज़ का एंड उसके एनवायरनमेंट का, एंड विद द अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। और वो अदर ऑडिट एविडेंस भी ऑब्टेन कर पाएगा जब वो ऑडिट कर रहा है तब। परफॉर्म करना है अदर ऑडिट प्रोसीजर्स जो कि नेसेसरी होता है इस सर्कमस्टेंसेस के अंदर। नीड टू परफॉर्म, यहाँ पर ज़रूरत होती है परफॉर्म करने के लिए अदर ऑडिट प्रोसीजर्स को जो कि अराइज की गई है। एग्जांपल के तौर पर मैनेजमेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है अगर एक्सप्लेनेशंस या तो एक्सप्लेनेशंस टुगेदर विद द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन जो कि रिलेवेंट नहीं है। यानी मैनेजमेंट ने तो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया गया है लेकिन रेस्पॉन्स प्रोवाइड किया गया है, लेकिन वो क्या है, वो इसमें क्या था, परफॉर्मिंग द अदर ऑडिट प्रोसीजर्स जो कि ज़रूरी होता है सर्कमस्टेंसेस के लिए। नीड होता है ऑडिटर को कि वो परफॉर्म करेगा अदर ऑडिट प्रोसीजर्स जो जिससे अराइज़ किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे क्या दिया गया है कि जो मैनेजमेंट अगर प्रोवाइड नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है एक्सप्लेनेशंस, या तो एक्सप्लेनेशंस जो है टुगेदर विद द अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्स वो रिलेवेंट नहीं है मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स को लेकर, यानी कि कंसिडर नहीं किया जाता है एडिक्वेट। अगर ऑडिटर को लगता है कि ये एडिक्वेट नहीं है, या तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है, एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, या तो अगर वो उसने प्रोवाइड किया गया एंड अदर ऑडिट एविडेंस भी जो है वो मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स से मिलते नहीं हैं, तो ऑडिटर कंसिडर नहीं करता है इसको एडिक्वेट। मतलब ये एडिक्वेट नहीं होगा, फिर ऑडिटर को अदर ऑडिट प्रोसीजर्स लगानी पड़ेगी। एनालिटिकल प्रोसीजर जो असिस्ट करता है जब परफॉर्म किया जाता है ओवरऑल कंक्लूशंस, जब कंक्लूशन ड्रॉन किया जा रहा है एनालिटिकल प्रोसीजर्स के रिज़ल्ट के ऊपर से, तो डिज़ाइन किया जाता है एंड परफॉर्म किया जाता है इन अकॉर्डेंस विथ, मतलब उसी के अकॉर्डिंगली जो रिज़ल्ट आया उसी के अकॉर्डिंगली कंक्लूशंस को ड्रॉन किया जाता है। आर इंटेंडेड टू बी कोरैबोरेट कंक्लूशंस formed during the audit of the individual components या तो elements of the financial statements. This assist the auditor, ये असिस्ट करता है ऑडिटर को ड्रॉन करने के लिए रीजनेबल कंक्लूशंस, कि ऑडिटर इससे रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉन कर पाएगा और उसके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन दे पाएगा। यानी इसके अंदर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स या तो एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन सब का भी ध्यान रखा जाता है। इनको भी देखा जाता है कि वो कोलैबोरेटिव कंक्लूजन्स तो नहीं दे रहे हैं, ना कोलैबोरेटिव कंक्लूजन्स तो फॉर्म नहीं कर रहे हैं, ना वो सब ध्यान रखा जाता है और उसके बेसिस के ऊपर ही ड्रॉन किया जाता है कंक्लूजन्स। और ये जो कंक्लूजन होता है इसके बेसिस के ऊपर ही ऑडिटर अपना ओपिनियन ड्राफ्ट करता है, बेस करता है। जो रिज़ल्ट होता है सच एनालिटिकल प्रोसीजर्स का, वो आइडेंटिफाइड किया जाता है प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज रिस्क ऑफ द मटेरियल स्टेटमेंट से। इस सर्कमस्टेंसेस के अंदर ऐसे 315 जो है जहाँ पर रिक्वायर्ड किया जाता है ऑडिटर को रिवाइज करने के लिए ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स एंड मॉडिफाइड द फर्दर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स अकॉर्डिंगली। यानी कि ऑडिटर जब ऑडिटर को रिज़ल्ट मिल जाता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स का, तो वो आइडेंटिफाइड करता है कि प्रीवियसली, मतलब पहले कितने अनरिकॉग्नाइज रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स थे। उस सर्कमस्टेंसेस के अंदर ऑडिटर चाहे तो अपना ऑडिट का असेसमेंट को रिवाइज़ कर पाता है, रिवाइज़ कर देता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स के लिए। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज़्यादा है तो वो रिवाइज़ कर देगा इसको, या तो वो मॉडिफाइड कर देगा फर्दर प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स को उस हिसाब से। कंसिडरेशंस जो स्पेसिफिक है टू द पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़, जो रिलेशनशिप होता है इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आइटम्स का ट्रेडिशनली कंसिडर किया जाता है ऑडिट
ट्रेडिशनली कंसिडर किया जाता है इन द ऑडिट ऑफ द बिजनेस एंटिटीज़, जो कि रिलेवेंट नहीं होता सारे बार इन ऑडिट ऑफ द गवर्नमेंट्स, यानी जब गवर्नमेंट्स का ऑडिट कर रहे होते हैं तो ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ रिलेवेंट नहीं रहती है। क्या चीज़, जो रिलेशनशिप है इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आइटम्स का, वो रिलेवेंस नहीं रहता है। या तो अगर अदर नॉन बिजनेस पब्लिक सेक्टर्स एंटिटीज़ के अगर हम लोग ऑडिट कर रहे हैं तो ये जो रिलेशनशिप है ये क्या नहीं रहता, रिलेवेंट नहीं रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैनी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ के अंदर लिटल डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के बिटवीन में। इन एडिशंस बिकॉज, क्योंकि एक्सपेंडिचर्स होता है वो एक्विजिशंस ऑफ द एसेट्स से होता है। बिकॉज जो एक्सपेंडिचर होता है वो किसके ऊपर होता है, एक्विजिशंस ऑफ द एसेट्स के ऊपर होता है। मे नॉट बी कैपिटलाइज, जिसको कैपिटलाइज नहीं किया गया है, मतलब एसेट्स तो आई है लेकिन उसका एक्सपेंडिचर जो किया गया है, जो एक्सपेंडिचर किया गया है एसेट्स के एक्विजिशंस के ऊपर, उसको कैपिटलाइज नहीं किया जाता है। देयर मे नॉट बी द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेंडिचर्स ऑन, यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स के ऊपर भी, एक्सपेंडिचर्स के अंदर भी कोई रिलेशनशिप नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे इन्वेंटरीज जो है एंड जो फिक्स एसेट्स है एंड जो अमाउंट है, तो उस एसेट्स जो कि रिस्पॉन्ड किया जाता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी इन्वेंटरीज एंड फिक्स एसेट्स जो होता है, एग्जांपल के तौर पे इन्वेंटरीज हो गया, फिक्स एसेट्स हो गया, एंड जो अमाउंट्स ऑफ द अदर एसेट्स जो भी रिपोर्ट किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इनके अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं होता। कौन से के अंदर, गवर्नमेंट एंटिटीज़ हो गया या तो नॉन बिजनेस पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हो गया, अगर इसका ऑडिट कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको रिलेशनशिप नहीं मिलेगा। ऑल्सो जो इंडस्ट्रीज़ डेटास होता है या तो स्टेटिस्टिक्स होता है कंपेरेबिलिटी के लिए पर्पज़ के लिए, वो भी अवेलेबल नहीं होता। यानी कि जब हम एक कंपनी का दूसरी कंपनी से कंपैरिजन्स करते हैं तो वैसा भी इसके अंदर अवेलेबल नहीं होता इन द पब्लिक सेक्टर के अंदर। हाउएवर लेकिन अदर रिलेशनशिप जो होता है वो भी रिलेवेंट होता है। अदर रिलेशनशिप क्या होता है, एग्जांपल दिया गया है तो वेरिएशंस अगर कोई है, कॉस्ट पर किलोमीटर्स ऑफ द रोड कंस्ट्रक्शंस, के रोड के कंस्ट्रक्शंस के अंदर कॉस्ट जो भी लग रही है पर किलोमीटर के हिसाब से, अगर उसके अंदर वेरिएशंस है तो यहाँ पर हम लोग रिलेशनशिप देख सकते हैं। या तो अदर नंबर्स ऑफ द व्हीकल्स जो कि एक्वायर्ड किया गया है, कंपेयर करना है उसको विद दी व्हीकल रिटायर्ड, जितने व्हीकल रिटायर हो गए उससे जितने व्हीकल एक्वायर्ड किए गए उसका कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं। करेक्ट इनकरेक्ट लिखते हैं एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन द ऑडिटिंग, ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो टर्म करता है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स का मतलब होता है इवेल्युएट करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस थ्रू एनालाइज करके पॉसिबल रिलेशनशिप अमॉन्ग द फाइनेंशियल डेटा ओनली। तो यहाँ पर क्या आएगा, इनकरेक्ट। ऐसे 520 के हिसाब से जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स है, जहाँ पर टर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स का मतलब होता है इवेल्युएट करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस, कैसे एनालाइज करके ऑफ द पॉसिबल रिलेशनशिप दोनों के लिए, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा दोनों को क्या करना है, दोनों के बीच का रिलेशनशिप देखकर एनालाइज करना है, पॉसिबल रिलेशनशिप्स देखना है दोनों के बीच का, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल का। यहाँ पर क्या था, सिर्फ फाइनेंशियल डेटा ही था, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। ऑडिटर कैन डिपेंड ऑन द रूटीन चेक्स टू डिस्क्लोज सारे मिस स्टेटमेंट्स या तो मैनिपुलेशंस जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं अकाउंट्स के अंदर। इनकरेक्ट, रूटीन चेक्स कैन नॉट डिपेंड, रूटीन चेक्स डिपेंड नहीं करते हैं डिस्क्लोज करने के लिए सारे मिस्टेक्स या तो मैनिपुलेशंस जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं अकाउंट्स के अंदर। सर्टेन अदर प्रोसीजर्स जो होती है उसको भी अप्लाइड करना पड़ता है, जिसके अंदर क्या आएगा, ट्रेंड आएगा, रेशियो एनालिसिस आएगा, इन एडिशंस टू द रीजनेबल टेस्टिंग। ओनली पर्पस ऑफ द एनालाइजिंग द ओनली पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या है, ऑब्टेन करना है रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। कैसे यूज़ करते हुए सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, तो इनकरेक्ट है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो यूज़ करता है कंपेयर करने के लिए, रिलेशनशिप्स असिस्ट करने के लिए कि जो अकाउंट बैलेंस है या तो जो अदर डेटा है वो अपीयर कर रहा है रीजनेबल। एनालिटिकल प्रोसीजर्स को यूज़ किया जाता है फॉलोइंग पर्पस के लिए, ऑब्टेन करना है रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस जब यूज़ किया जाता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एंड डिज़ाइन करना है, परफॉर्म करना है एनालिटिकल प्रोसीजर्स नियर टू द एंड ऑफ द ऑडिट, ताकि असिस्ट कर पाए ऑडिटर्स फॉर्म करने के लिए उसका ओवरऑल कंक्लूजन्स, यानी उसके बेसिस के ऊपर वो उसका ओवरऑल कंक्लूजन्स फॉर्म करेगा एज टू वेदर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या वो कंसिस्टेंट है विद द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द एंटिटीज़। एनालिटिकल प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड करता है प्लानिंग फेज के अंदर ही। इनकरेक्ट, एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो है वो रिक्वायर्ड करता है प्लानिंग फेज एंड
इज़ ऑफ्टेन डन, और ये किया जाता है ड्यूरिंग द टेस्ट फेज, और इसको किया जाता है टेस्ट फेज के अंदर। इन एडिशन उसके अलावा भी ये रिक्वायर्ड होता है कंप्लीशन फेज के अंदर। उसके बाद क्या है, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर जनरली लेस एप्लीकेबल टू द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शंस दैट टेंड टू बी प्रिडिक्टेबल ओवर द टाइम। तो आएगा इनकरेक्ट। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो होता है वो जनरली ज़्यादा एप्लीकेबल होता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शंस जो कि टेंड करता है टू बी प्रिडिक्टेबल ओवर द टाइम। 6 रेशियो एनालिसिस है वो यूज़फुल रहता है जब एनालाइज किया जाता है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स ओनली। इनकरेक्ट। रेशियो एनालिसिस होता है वो ज़्यादा यूज़फुल रहता है एनालाइज करने के लिए एसेट्स एंड द लायबिलिटीज़ अकाउंट्स एज वेल एज रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट्स। रीजनेबलनेस टेस्ट जो है वो रिलाई करती है ओनली ऑन द इवेंट्स ऑफ द प्रायर पीरियड लाइक अदर एनालिटिकल प्रोसीजर्स। इनकरेक्ट आएगा यहाँ पर भी। अनलाइक द ट्रेंड एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट जो होता है वो रिलाई नहीं करती है इवेंट्स ऑफ द प्रायर पीरियड, लेकिन नॉन फाइनेंशियल डेटा के ऊपर फॉर द ऑडिट पीरियड अंडर द कंसिडरेशंस, यानी कि वो किसके ऊपर बेस करती है, नॉन फाइनेंशियल डेटा के ऊपर फॉर द ऑडिट पीरियड अंडर द कंसिडरेशंस, जिसका ऑडिट किया जा रहा है उस पीरियड का। Statutory audit of the companies can apply analytical procedures to the standalone financial statements of the company only and not to the consolidated financial statements. तो इनकरेक्ट। जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स होती है वो अप्लाइड की जाती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, कंपोनेंट्स एंड इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशंस के ऊपर। थियोरेटिकल क्वेश्चंस देखते हैं। डिफाइन कीजिए एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो यहाँ पर 520 के हिसाब से एस पर एस 520 के हिसाब से एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है उसके हिसाब से कर देना है यहाँ पर। व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स है डिटरमाइन करने के लिए। एक्सटेंड ऑफ द रिलायंस, जहाँ पर ऑडिटर प्लेस करता है रिजल्ट ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एक्सप्लेन करके बताइए ऐसे 520 के हिसाब से ऑन द एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो रिलायबिलिटीज़ ऑफ द डेटा देख यहाँ पर लिख देना है ऐसे 520 का रिलायबिलिटीज़ ऑफ द डेटा वाला पॉइंट। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स जो है एमएनओ लिमिटेड का सी किशोर्स है वो आइडेंटिफाइड करता है सर्टेन इनकन्सिस्टेंसी जब वो अप्लाइड कर रहा है एनालिटिकल प्रोसीजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा के ऊपर, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा के ऊपर ऑफ द एमएनओ लिमिटेड। व्हाट शुड, क्या सी किशोर करता है इस केस के अंदर जो रेफर करेगा ऐसे 520 ऑन द एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो यहाँ पे ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या है वो एक्सप्लेन कर देना है, और इन्वेस्टिगेशंस के अंदर अगर कोई डिफरेंस है तो वो कैसे डील करेगा उससे, तो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करके मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स लेके और परफॉर्म करके अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, ये दोनों पॉइंट लिख देना है। और नीचे लिख देना है इन प्रेजेंट केस के अंदर जो सी किशोर है वो आइडेंटिफाइड कर रहा है सर्टेन इनकन्सिस्टेंसी जब वो अप्लाई कर रहा है एनालिटिकल प्रोसीजर्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा ऑफ द एमएनओ लिमिटेड के ऊपर। जो सी किशोर्स है वो इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से ऑफ द एमएनओ लिमिटेड एंड वो ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो कि रिलेवेंट होता है मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स के लिए। मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स से फर्दर जो सी किशोर्स है वो परफॉर्म करेगा अदर ऑडिट प्रोसीजर जो कि रिक्वायर्ड किया गया है इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर, वो ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। वाइल अप्लाइंग, जब अप्लाइड किया जा रहा है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, व्हाट टेक्निक्स, कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती है स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी के द्वारा ऑब्टेन करने के लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो यहाँ पर क्या आएगा, सारी टेक्निक्स लिख देनी है, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबल टेस्ट और स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। 4 तो एक्सप्लेन करके बताइए हाउ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी अप्लाइड करेगा एनालिटिकल प्रोसीजर्स एट अ प्लानिंग फेज ऑफ द ऑडिट। तो यहाँ पर प्लानिंग फेज ऑफ द ऑडिट के अंदर एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैसे अप्लाइड की गई है वो बता देना है।